नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर सचिन भार्गव भार्गव कोचिंग क्लासेस तावानगर से आपके लिए रसायन विज्ञान की श्रृंखला को लगातार अपन क्लासेस करते जा रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक जो है विलियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे मोलरता है ना, नॉर्मलता, फॉर्मलता, जो कक्षा 11वीं में भी आपने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में। यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एक एक करके अपन परिभाषा समझते हैं, और यदि आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया हुआ है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ आसान लगने वाली हैं और आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कौन कौन सी परिभाषा अपन को पढ़ना है, फिर एक एक करके उनके अपन परिभाषा पढ़ते हैं। तो आज की सबसे पहली परिभाषा, उसका नाम है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मूलरता, दूसरा रहेगा मूललता, तीसरा रहेगा नॉर्मलता, चौथा रहेगा फॉर्मलता, और पांचवा रहेगा मूल अंश या मूल प्रभाज। इसमें दो परिभाषाएं बन जाती हैं। एक बनती है विलेय का मूल अंश या मूल प्रभाज, विलेय का मूल अंश या मूल प्रभाज, और दूसरा बनती है परिभाषा विलायक का मूल अंश या मूल प्रभाज। तो देखते हैं आज की क्लास में कितनी परिभाषाएं हो पाती हैं। तो सबसे पहले अपन मूलरता, मूललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, उसके बाद मूलअंश या मूल प्रभाज। मूलअंश या मूल प्रभाज में दो, जैसे विलेय का मूलअंश या मूल प्रभाज या विलायक का मूलअंश या मूल प्रभाज, दोनों की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो एक एक करके अपन परिभाषाएं समझते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है यहाँ पे मूलरता की। ठीक है, तो मूलरता के लिए मूलरता की परिभाषा लिखने के पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन अपन करते हैं। जैसे एक बीकर है अपने पास, हाँ, और बीकर में कोई द्रव भरा हुआ है आपके पास। मान लो आपके पास क्या है, मानो आपके पास है पानी, जिसको द्रव आप कह सकते हो, है ना, या आप विलायक विलायक उसको कह सकते हो। और इसमें अपन ने डाला नमक की क्रिस्टल, मतलब नमक के छोटे छोटे अणु अपन ने इसमें डाल दिए, नमक मिला दिया। तो नमक क्या है, नमक है यहाँ पे विलेय। नमक किसका कार्य करेगा, विलेय का। मतलब विलयन में उपस्थित अगर किसी की कम मात्रा है तो वो विलेय है, और किसी की अधिक मात्रा है तो वो विलायक है। तो यहाँ पे विलेय विलेय प्लस विलायक मतलब विलयन किस प्रकार से बन जाता है, तो विलेय प्लस विलायक, दोनों को मिला के क्या बन जाता है, दोनों को मिला के विलयन बन जाता है। तो इसी पे आधारित परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहली परिभाषा मैं आपको मोलरता की बताता हूँ क्या है। तो किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मूलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आज की परिभाषा मूलरता की परिभाषा में लिखी है अपन ने, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मूलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र भी बनता है। तो सूत्र क्या बनता है, इसका सूत्र बनता है मूलरता बराबर बनेगा
कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन। ये सिंपल सी परिभाषा है और साधारण सा सिंपल सा ही उसका सूत्र है। तो विलिय किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई मोलरता की परिभाषा। अब इसके बाद जो परिभाषा है वो है मोललता की परिभाषा। तो मोललता की परिभाषा अपन यहाँ समझते हैं। मोललता की परिभाषा में तो मोललता की परिभाषा जो है यहाँ लिखा था अपन ने मोलरता में किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में। तो अब विलियन में नहीं, अब विलायक में। तो 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता की परिभाषा में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई बच्चों मोललता की परिभाषा। कैसे? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। अब इसका सूत्र क्या बनेगा? तो स्मॉल m बराबर मतलब मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे 1000 ग्राम विलायक। तो ये बन गया इसका सूत्र। तो ये हो गई परिभाषा मोललता की। दोनों ही परिभाषा बहुत ही आईएमपी है ना। तो परिभाषा और परिभाषा से ही क्या बन जाता है? सूत्र बन जाता है। जैसे देखो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता है। तो बटे में जो लिखा हुआ है मैंने लिखा है 1000 ग्राम विलायक, है ना। और उसमें उपस्थित क्या? उसमें विलेय के मोलों की संख्या। मोल का मीनिंग होता है अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या, जो भी उसमें उपस्थित है। तो मोलरता की परिभाषा और मोलरता के सूत्र में भी यही लिखा था। विलियन का लीटर में आयतन मतलब 1 लीटर आयतन में क्या उपस्थित होना चाहिए? विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मोलरता और मोललता की परिभाषा हो गई है। अब अपन अगली परिभाषा समझते हैं नॉर्मलता की और फॉर्मलता की। ठीक है। अगली परिभाषा दोस्तों मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नॉर्मलता, नॉर्मलिटी जिसको कहा जाता है। हाँ, तो इसकी परिभाषा भी लगभग समान। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी अणुओं की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। दोस्तों फिर से देखो,
किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी अणुओं की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। अब इसका सूत्र भी लगभग आपको बनाते आ गया होगा। तो क्या लिखना है अपन को सूत्र में, कैपिटल एन मतलब नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकी अणुओं की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। तो ये हो गई परिभाषा नॉर्मलता की और उसका सूत्र। ठीक है, अब एक परिभाषा अपनी बची हुई है, वो है फॉर्मलता की परिभाषा, और उसके बाद मोलंस या मोल प्रभाज। फॉर्मलता की परिभाषा भी इन्हीं के समान है, लगभग अत्यंत सरल है। वहीं से शुरू होगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। हाँ, इसे किससे दर्शाते हैं? इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा, ये वाली आपने परिभाषा पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या लिख सकते हो। तो अब मैं यहाँ इसी को मिटा के, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मलता का सूत्र लिख दे रहा हूँ। तो फॉर्मलता के सूत्र के लिए किससे दर्शाते हैं आपको पता है, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। और यहाँ केवल अपन को केवल इतना ही बदलना है, अपन को क्या लिखना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। तो ये हो गई है परिभाषा फॉर्मलता की, और ये हो गया है उसका सूत्र। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने देखी परिभाषा मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता। अब आगे की जो कल की क्लास रहेगी उसमें मैं आपको मोलंस या मोल प्रभाज की परिभाषा बताऊं, मोलंस मोल प्रभाज दोनों की परिभाषा बताऊंगा, और विलेय का मोलंस या मोल प्रभाज क्या होता है, या विलायक का मोलंस या मोल प्रभाज क्या होता है, उसके बारे में भी अपन समझेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, आसानी से समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो भी आपके साथी पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, दोस्त पढ़ रहे हैं, घर परिवार में भाई बहन छोटे पढ़ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि वो गर्मी में घर बैठ के रसायन विज्ञान की तैयारी कर सकें। और जल्दी इस चैनल पे आपको दिखेगा कक्षा 12वीं का मैथ और फिजिक्स, उसकी तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। तो जल्द से जल्द वो श्रृंखला शुरू होने वाली है भौतिक विज्ञान की और गणित की, उच्च गणित की। तो यदि आपको अच्छी लग रही है वीडियोस कंटेंट, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।